गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे 15 जो चैप्टर है हमारा माटी वाली कहानी विद्याशंकर नौटियाल। तो कल हमने आपको बताया था कि जो माटी वाली है वो सभी घरों में, गांव के सभी घरों में माटी बेचने का काम करती है। चाहे उस गांव में नए लोग रहने क्यों ना आए, वह उसी से माटी लेते हैं। तो वो माटी वाली जो है एक बार एक स्त्री के यहाँ जाती है, तो जो उसे बोलती है कि चाय पीने के समय पे तुम बहुत अच्छे से वहां पे आई हो, कि तुम बड़ी भाग्यवान हो। तो वो उसे रोटी देती है खाने के लिए, परंतु वह रोटी नहीं खाती और वह रोटी जो है अपने जो पति है, बूढ़े पति, उसके लिए बचा कर ले जाती है और उसके सामने मुंह चलाने का काम करती है, ताकि उसको ऐसा लगे कि मैंने जो रोटी दी है वो उसने खा ली। तो आज जो है हम उसके आगे आपको बताने जा रहे हैं कहानी। ले सदा बासी साग कुछ है ही नहीं अभी, इसी चाय के साथ निगल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने ओठों से गिलास के किनारों को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू करके उस पर लंबी फूंके मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुरानी जी। भूख तो अपने में एक साग होती है, भूख मीठी की भोजन मीठा है ना। भूख लगती है तो सभी चीज चाहे वो बुरा क्यों ना हो अच्छा लगने लगता है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। ऐसा किसने कहा? वो जिसके घर में गई थी। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काटकर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसे तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने के बजाय मन महसूस कर दो पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी। उन्होंने ये तमाम चीजें जिनकी हमारे लोगों की नजरों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो, जरा दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए सब घरों से। इस प्रकार वो जो है मालकिन उसकी जहाँ पर वो बैठी वो कह रही है। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहां या तो स्टील के भांडे दिखाई देते, भांडे मतलब बर्तन, या फिर कांच और चीनी मिट्टी की। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठकुरानी जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। वो जो है माटी वाली वो उस मालकिन से कह रही है, ठकुरानी जी से, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर वो जो खोदने का था वो, और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी के आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने की वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़े ने उसने सोचा कि कोई सोचे तो सोचे, परंतु मुझे तो अपने बूढ़े के लिए रोटियां ले जाना है। अशक्त बुढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगा। जब वो घर पहुंची तो वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है कि अब मेरी जो बुढ़िया है वो आई है तो अब खाना बनाएगी। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी, ऐसा सोचते हुए जा रही। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का, है ना। वो खुश हो जाएगा, कहती है नहीं तो मुझे घर जाके खाना पकाना पड़ता है। साथ में ऐसा भी बोल देगी साग तो कुछ है ही नहीं अभी, यानी सब्जी नहीं है अब। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। मतलब वो बोलेगा, मतलब उसको ऐसा लग रहा है, वो सोच रही है रास्ते में, तब बुढ़ा क्या बोलेगा, उसका पति क्या बोलेगा कि भूख लगी है तो मैं खुद से भी खा सकता हूँ। उसका गांव शहर के पास इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटी खाने में, मिट्टी खोदकर, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक टुकड़ा नहीं, झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज यानी बदले में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए
अपने बूढ़े की कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी ने उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। इस प्रकार वह सोचते हुए जा रही है। उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज्यादा नहीं पचता है, ऐसा सोचते हुए जा रही है कि अब इतनी सारी रोटियां वो नहीं खाता है। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती वह अपने घर पहुंच गई। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, मतलब उसकी मृत्यु हो गई थी। टिहरी बांध पुनर्वास यानी फिर से बसता के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है ना। टिहरी बांध के जो साहब है उन्होंने पूछा कि वो रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देती गुजर गई साहब, ऐसा करके वो मिट्टी वाली बोल रही है कि सभी लोगों को मिट्टी देते देते मेरी सारी जिंदगी गुजर गई। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खाना से लाती हूँ माटी। वह माटा खाना चढ़ी तेरे नाम, यानी कि अगर वो तेरा नाम कर दिया है बोलते हैं, अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं, है ना। अगर तेरा है तो तेरे नाम। माटा खाना तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं, यानी उससे कागज मांग रहे। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, है ना। वहां पर बांध बनने वाला था जहां से वो मिट्टी लाती थी। इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो मुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। बांध मतलब होता है डैम, है ना, जहां पर पानी को रोका जाता है नदी के। शहरों में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए, जहां पर लोगों को गड़ाया जाता है। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। मतलब जहां से वो माटी लाती है वहां पर बांध बनने वाला है। इस कारण से अब उसे लग रहा है कि वो माटी नहीं लाएगी और बेचेगी नहीं तो क्या कैसे उसका गुजारा होगा। इसलिए वो कहती है कि जो गरीब आदमी है उसका कोई भी सहारा या शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो आज ये कहानी हमारी यहाँ समाप्त हो गई। हम आपको क्वेश्चन आंसर भेज देंगे और जो आपका विराम चिन्ह था वो आप बुक में जो चैप्टर नंबर 9 है जहाँ पर विराम चिन्ह है उससे छांटकर अपनी कॉपी में लिख लेंगे और हमें कॉपी चेक कराने के लिए सेंड कर देंगे। धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास यहीं खत्म हो रही है।